क्लास 12 बायोलॉजी और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया यानी प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ और कुछ नेमेटोड्स जिसमें कि बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एलिफेंटेसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मलेरिया। मलेरिया वर्ड का मतलब होता है माल एरिया यानी दूषित हवा, अगल बगल की जो दूषित हवा है। शुरू में माना जाता था कि ये जो मलेरिया है ये दूषित हवा से फैलती है, जहाँ गंदगी होती है वहीं मलेरिया होता है। तो ये एक कॉमन टर्म हो गया था कि दूषित मतलब पॉल्यूटेड एयर से क्या है मलेरिया स्प्रेड होता है। लेकिन बाद में रोनाल्ड रॉज आए और फिर अल्फोंसो लेवेरन। रोनाल्ड रॉज वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि नहीं ये एक्चुअल में मॉस्किटो बाइट से फैलता है, ठीक है। और अल्फोंस ने कॉजेटिव एजेंट यानी प्लाज्मोडियम को देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया कि नहीं एक्चुअल कॉजिंग एजेंट एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। सो malaria is caused by the protozoa. It is caused by protozoa. कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम malari एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें से जो सबसे कॉमन हमें नॉर्मल आपको मलेरिया देखने को मिलता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा कॉज होता है और ये जनरली ठीक हो जाता है, ठीक। और जो बहुत ही सीवियर, बहुत ही ख़तरनाक भयंकर जो डिज़ीज़ होती है वो सीवियर केस प्लाज्मोडियम falciparum से स्प्रेड होता है, इसकी वजह से होता है। प्लाज्मोडियम मैलरी नॉर्मली इससे मलेरिया बहुत कम कॉज होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाली केस वाली है, इनके साथ भी यही है। बट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ द मोस्ट कॉमन। प्लाज्मोडियम falciparum बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन ये बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओके, सो इट इज़ कॉज्ड बाय दीज प्रोटोजोअन्स एंड इट इज़ रोनाल्ड रॉस हु ऑब्जर्व्ड दैट द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो बाइट। तो इस तरह से हमें नई नई डिस्कवरीज, नए लोग आते गए, नए ऑब्जर्वेशन किए और पूरी कहानी पता चलती चली गई। उसके बाद अल्फोंसो लेवेरन आए जिन्होंने पता लगाया कि कॉजेटिव एजेंट एक जो मलेरिया का है वो कौन है? प्रोटोजोआ है, जो आपने अभी ऊपर नाम देखे भी थे। सो ये तो हो गई एक कॉमन जनरल बात मलेरिया के रिस्पेक्ट में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस। सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल सिम्टम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कभी न कभी किसी न किसी फैमिली मेम्बर को हो ही जाती है, ठीक है। तो इसके सिम्टम की बात करें, पहला सिम्टम होता है हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आना। और इस हाई फीवर के साथ भी क्या है कि ये हाई फीवर अल्टरनेटली आ सकता है, जैसे हर 6 घंटे पे, हर 12 घंटे पे, इस तरह से कुछ आ सकता है। कुछ केसेस में अल्टरनेट डेज पे फीवर आता है, लेकिन अगर ये बहुत सीवियर केस हो तो ये डेली जो फीवर है वो हाई बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडेक और नॉसिया, ये परमानेंटली बना रहेगा। नेक्स्ट मसल पेन, इसमें मसल्स में बहुत पेन होती है, जैसे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैम्प हो रहे हैं, है ना। तो मसल पेन इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है। देन बॉटस ऑफ फीवर विथ सिवरिंग अटैक, यानी ठंड लगता रहना और बुखार होना, ठंड लगते हुए बुखार होना। लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इवन कंबल ओढ़ लीजिए तब भी ठंड लगती रहती है। सो ये शिवरिंग अटैक के साथ आता रहता है। तो दिस आर सम exact symptoms of malaria. Now moving to the prevention. Now we are moving to the prevention. Okay. तो प्रिवेंशन में आपको पता है कि जो सबसे बेस्ट प्रिवेंशन मेथड है वो
यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, सोते टाइम मॉस्किटो नेट का यूज़ करिए, सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव मेजरमेंट वही है ना। सो यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजरमेंट। दूसरा, कंट्रोल ऑफ वेक्टर। अब यहाँ वेक्टर कौन है, कौन ट्रांसफ़र करता है इसको, मॉस्किटो, तो मॉस्किटो का कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमें बीमारी हो ही गई है तो क्या करना चाहिए, तो बेड रेस्ट करना चाहिए, और फ़ैन या एसी में बहुत नहीं रहना चाहिए, हमें नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए। और साथ ही साथ रिकमेंडेड फ्लूइड जो डॉक्टर ने बताया हो, उस रिकमेंडेड फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मटेरियल को, फ्लूइड को यूज़ करना चाहिए। एंटी मलेरियल ड्रग्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि क्लोरोक्विन हो गया, इसमें क्विनिन के कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं, देन आपका मेटाकेल्फिन हो गया। इस तरह से और भी 2-3 ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ये सब आपको मिल जाएगा। वैक्सीनेशन की बात करें तो पहला जो वैक्सीनेशन डेवलप हुआ मलेरिया के लिए, दैट इज़ RTS-SAS01, ओके, इट इज़ व्हाट, S/AS01, इट इज़ द फर्स्ट वैक्सीनेशन वैक्सीन विच इज़ डेवलप, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हो गई जो कि सीधे सीधे नीट में आ सकती हैं। जैसे पहला वैक्सीन कौन सा है, ज़्यादा सबसे डेंजरस ऐसा प्लाज्मोडियम कौन सा है जो सीवियर मलेरिया कॉज करता है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम व्हाट, फैल्सीपेरम, ठीक है। कॉमन मलेरिया कौन कॉज करता है, जो फ्रीक्वेंट मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और बहुत ऐसा कौन सा स्ट्रेन है जो लगभग कॉज नहीं करता या बहुत रेयरली कॉज करता है, यू ऑल्सो नो दैट, वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मोडियम ओवेली एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है। वाइवेक्स कॉमन है, मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन। फैल्सीपेरम थोड़ा कम कॉमन है लेकिन वो भी फ्रिक्वेंटली पाया जाता है, और वो सबसे सीवियर मलेरिया की कंडीशंस को कॉज करता है। अब हम मूव करते हैं लाइफ साइकिल की ओर। सो सी द पिक्चर, क्लियर है, ओके। तो शुरू करते हैं, इसको आप देखते रहिए, मैं शुरू करता हूँ। तो इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है वो शुरू होता है मॉस्किटो की बाइट के साथ। तो ऊपर राइट साइड में आप देख रहे हो, है ना, सॉरी लेफ्ट साइड में जो डिवाइडर बना है, वहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया। बाइट करने के साथ उसने ब्लड का मील तो ले लिया ह्यूमन की बॉडी से, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि अपने सलाइवा में प्रेजेंट जो लार्वी थे और उसके प्लाज्मोडियम के, उसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है। जिस स्टेज में ट्रांसफ़र किया उसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं, दैट वाज व्हाट, स्पोरोजोइट, ओके। इसके बाद ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होकर लीवर में पहुंचते हैं, नीचे लीवर है। लीवर में पहुंचने के बाद स्पोरोजोइट अपने साइज़ को गेन करते हैं और एक एसेक्सुअल साइकिल में एंटर करते हैं। तो नीचे आप देखिए कि एसेक्सुअल साइकिल में लीवर सेल्स में बहुत सारे स्पॉट बने हुए दिख रहे हैं, मतलब कि वो अपने नंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ओके। देन जब ये बहुत अमाउंट में हो जाते हैं, यानी ये इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं सेल के अंदर, तो वो सेल बर्स्ट करती है और ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। अब ये ब्लड सेल्स को कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को कैप्चर करते हैं और यहाँ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ रेड ब्लड सेल में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो नंबर बढ़ते हैं और सेल बर्स्ट होती है। आप देख रहे हैं यहाँ साइकिल चल रही है नीचे रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। और यहीं पे ये साइक्लिक फीवर करते हैं, यानी जैसे जैसे ये रिलीज होते हैं वैसे वैसे ये फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये रिलीज होते हैं तो यहाँ पे साथ में एक केमिकल भी रिलीज होता है, दैट इज़ व्हाट, हीमोजोइन, दैट इज़ व्हाट, हीमोजोइन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ओके। सो इसी की वजह से फीवर कॉज हो रहा है।
नेक्स्ट ये मूव करते हैं और सेक्सुअल स्टेज में एंटर करते हैं और ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 सेक्सुअल स्टेजेस इसकी बनेंगी और ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही अपने आप को मैच्योर करते हैं, फीमेल एंड मेल। इसी कंडीशन में अगर किसी मॉस्किटो ने फिर से बाइट किया तो वो मॉस्किटो के अंदर पहुंचेंगे और वहाँ पे पहुँच के ये फिर से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी इनके एम्ब्रियो बनेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के स्टमक में होगा और वहाँ के बाद ये फिर इनके सलाइवरी ग्लैंड में मूव करेंगे, जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और स्पोरोजॉइट कंडीशन में ये फिर से रेडी हो जाएंगे इन्फेक्शन करने के लिए किसी भी अगले हेल्दी ह्यूमन बीइंग को। तो ये इनकी लाइफ साइकिल थी, आप अच्छे से फिर से देख लीजिए। ओके, उस लाइफ साइकिल को आपको याद कर लेना है। ये लाइफ साइकिल बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इसको अगर आपने याद कर लिया तो नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से नीट के लिए आपको क्या मिला, कौन सा केमिकल इसमें से रिलीज होता है, हीमोजोइन। किस स्टेज में इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में होता है, स्पोरोजॉइट। ठीक है, तो हीमोजोइन एक टॉक्सिक केमिकल है जो ब्लड सेल से जब ये रिलीज होते हैं तो वहाँ पे अपना टॉक्सिक भी रिलीज करते हैं। और स्पोरोजॉइट वो स्टेज है प्लाज्मोडियम का जो मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड में, और वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जब बाइट करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को तो उसमें से वो मेल और फीमेल गैमेट यानी सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको फिर अपने अंदर जगह देता है और फिर वहाँ पे वो स्टमक में जाके फिर उनकी साइकिल फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली कंप्लीट होती है। सो इट इज़ अबाउट द मलेरिया। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर पार्ट्स, दैट इज अमीबॉइसिस। ठीक है, अमीबॉइसिस का मतलब है कि अमीबा से होने वाली प्रॉब्लम्स। ओके, सो इट इज़ अमीबा और दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम अमीबॉइसिस कहते हैं। अगर कॉमन भाषा में कहें तो डिसेंट्री। ठीक, क्योंकि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज कर रहा है इसीलिए इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो म्यूकस का बढ़ जाना स्टूल में, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना और फ्रीक्वेंट स्टूलिंग होना, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है। ठीक है, क्रैम्प होना शुरू हो जाना मसल्स में कुछ देर के बाद। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। हाउस फ्लाई सबसे जो मस्का डोमेस्टिका होती है यानी हाउस फ्लाई, वो सबसे कॉमन वेक्टर है इसको स्प्रेड करने के लिए। वैसे ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर इसके सबसे बेस्ट सोर्स हैं जो कि इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं और एक से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसमें से आइमोडियम और मेट्रोनिडाजोल को भी नॉर्मली यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपना वाटर बॉटल यूज़ करिए, कहीं बाहर जाइए तो सेफ रहिए और ओपन वाटर या ओपन फूड को बिल्कुल भी मत खाइए। घर में भी अगर फूड और वाटर है तो उसको हमेशा कवर करके रखिए। सो दिस आर सम बेस्ट प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। तो ये प्रोटोजोआ थे। अब इसके बाद एस्केरिस, कुछ एस्केलमिंथ के भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे सीवियर कॉज जो होता है वो एलिफेंटेसियसिस का होता है। उसको एलिफेंट लेग भी कहते हैं, तो देखते हैं उसको। ओके, सो एस्केरिस इज व्हाट द कॉमन राउंड वॉर्म and Wuchereria the filarial worm. These are two helminths which are frequently known to infect or you can say the cause some severe diseases in human beings. इसमें से जो सबसे पहला है that is Ascaris। तो ये Ascaris की अगर बात करें तो Ascaris causes एस्केरियासिस। आप इसको पेट का केचुआ भी कह सकते हो।
ठीक है, इट कॉज एस्केरियोसिस। सो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइटस बहुत ही कॉमन है, लैब में देखने को मिल जाता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइटस या एस्केरिस की जो स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं, दे आर एबल टू कॉज अ डिजीज विच इज़ एस्केरियोसिस। अब इसमें होता क्या है, यह हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट की तरह रहते हैं और डाइजेस्टेड फूड को यूज़ कर लेते हैं। हुक अपने हुक से वॉल पे चिपके रहते हैं और इस तरह से म्यूकस के लेयर को पूरी तरह से तोड़ते रहते हैं, फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसे ब्रेक कर देते हैं कि उसमें से ब्लड आना शुरू कर देता है। अगर सीवियर कंडीशन हो तो स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। कई बार तो जो इंटेस्टाइनल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं अगर ये सीवियर केस हुआ तो। ठीक है, नॉर्मली ये डिटेक्ट हो जाता है और फिर उसके लिए हम मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके सिम्टम्स यही हैं, ब्लड आना स्टूल में फ्रिक्वेंटली, और डाइजेशन आपका पैसेज ब्लॉक होना, एनर्जी कम हो जाना, पेन होना शुरू हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होना। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं एस्केरियोसिस के। जब ये एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ता है तो इसके स्पोर स्टूल के थ्रू बाहर निकलते हैं, और ये जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है नॉर्मली, और अगर विलेजेस वगैरह में है तो ओपन एरिया में जाके वो लोग स्टूलिंग करते हैं, फील्ड्स में करते हैं, और वो धीरे धीरे वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स वगैरह में ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ पे जो मॉस्किटोज़ होते हैं या जो फ्लाइज़ होती हैं, कॉमन हाउस फ्लाइज़ होती हैं, वो उस पर सेटअप करते हैं, फिर दूसरी जगह बैठते हैं, फिर ट्रीज़ पे, ब्रांचेस पे, और इस तरह से वो वेक्टर की तरह स्प्रेड करते रहते हैं। तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल्स से ये ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है। सो इनसे बचाव बहुत ज़रूरी है, और बचाव का तरीका यही है कि साफ़ सफाई रखा जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट बुचरेरिया। नेक्स्ट हेलमिंथ इज़ व्हाट, दैट इज़ बुचरेरिया। अब बुचरेरिया को फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं कॉमनली। बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ये जो स्पेसीज़ है बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ये स्पेसीज़ एलिफेंट लेग डिजीज़ को कॉज करती है, एलिफेंट लेग डिजीज़। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर्स के साथ समझते हैं फिर उसको भी। सो बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, दैट इज़ व्हाट बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड बुचरेरिया मलेई। तो ये कॉजिंग एजेंट्स हैं जो कि फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, और इसका वेक्टर फीमेल क्यूलिक्स होती है। मॉस्किटो है फीमेल क्यूलिक्स। ओके, सो मैं फिगर्स में फ्रिक्वेंटली शेयर ही कर दूंगा, आप देखते रहेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है, इस डिज़ीज़ में होता ये है कि जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो नॉर्मली एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरह ये डेवलप होते हैं, और जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, यानी जो लिम्फ सिस्टम है, खासकर लोअर लिम्ब यानी पाँव की बात करें तो पाँव में ये ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम को वहाँ डैमेज कर देते हैं, और ह्यूमन के मेल में ये ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है। मेल के जेनेटल ऑर्गन को भी ये अफेक्ट करते हैं, उसमें भी डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो सीवियर केसेस में, और ये कई साल तक रहता है, इसका कोई अभी तक परमानेंट क्योर नहीं है, उस तरह का कोई अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कई साल तक मेंटेन रहता है। इसको बस जो कॉम्बिनेशन ऑफ डोज ऑफ सम डिफरेंट ड्रग्स उससे हम यूज़ करते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। और ट्रांसफ़र होने का तरीका बता ही दिया, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, या अगर ये क्यूलिक्स प्रेजेंट है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। कंटामिनेटेड फूड, वाटर तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो मतलब मेथड है जिससे कि ये स्प्रेड होता है, जो सबसे सही मेथड आप कह सकते हैं, दैट इज़ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। अगर किसी अनहेल्दी पर्सन को बाइट करती है
फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ज़रूर हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सो आप फिगर देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग कैसे उसका पाँव फूला हुआ है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल का भी फिगर आप देख रहे हैं। लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे माइक्रोफिलरी। अब माइक्रोफिलरी जब ग्रो करते हैं तो एक मैच्योर स्टेज में पहुंचते हैं, पहले जुवेनाइल स्टेज में जो कि मॉस्किटो के अंदर होता है, फिर मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर ये अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं, मेल और फीमेल में डेवलप होते हैं और इन्फेक्शन को आगे की ओर कॉज करते हैं। आप देख रहे हैं वो एलिफेंट लेग की तरह दिख रहा है। फिर अगर मॉस्किटो ने बाइट किया तो फिर से मॉस्किटो में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द डिजीज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथ। अब कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं, कुछ फंजाई जन के मेंबर्स भी हैं किंगडम के, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि रिंग वॉर्म्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर डिजीज़ कर सकते हैं। ओके, सो रिंग वॉर्म ये बहुत ही कॉमन है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। कहीं भी निशान हो जाता है बॉडी में, कभी यहाँ पे, कभी आर्म पिट्स में, कभी लेग पिट्स के आसपास, कभी स्कैल्प के आसपास, कभी फेस पे हो जाता है, तो इसको कॉमनली हम रिंग वॉर्म कहते हैं। और ये फंगस की कई स्पीसीज़ हैं, फंजाई की कई जेनेरा हैं और उनकी कई स्पीसीज़ हैं जो ऐसे डिजीज़ कॉज करती हैं, जिसमें से 3 जेनेरा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ओके, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये जो 3 जेनेरा आपको दिख रहे हैं, ये तीनों जेनेरा के जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो ऐसे डिजीज़ को कॉज करते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, और फिर ये धीरे धीरे बहुत सीवियर भी हो जाते हैं। ठीक, मेडिकल की भाषा में रिंग वॉर्म वाली स्ट्रक्चर को, यानी इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज़ को हम टीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम टीनिया कहते हैं। और बॉडी में अलग अलग पोजीशन के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो टीनिया कैपिटिस, क्या लिखा हो? टीनिया कैपिटिस। अब टीनिया कैपिटिस अगर लिखा हो, सॉरी टीनिया कैपिटिस होता है, कैपिटिस। अगर टीनिया कैपिटिस लिखा हो तो इसका मतलब कि स्कैल्प पे डिजीज़, यानी इस पोर्शन पे ये रिंग वॉर्म वाली प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और यहाँ पे कुछ आपको अलग से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। स्कैल्प में जब डिजीज़ होगी तो इसको कहेंगे टीनिया कैपिटिस। ठीक है, अगर इसी को आप टीनिया कॉर्पोरिस, इट इज़ ऑल्सो व्हाट, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, इट इज़ ऑल्सो टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस अगर कहीं पे लिखा हो तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये कैपिटिस यानी स्कैल्प, कॉर्पोरिस का मतलब है कि इस वाले पोर्शन को छोड़ करके। ठीक है, इसके अलावा ये मैक्सिमम जो बॉडी का सरफेस है अगर वहाँ पाया जाता है तो इसको आप कहेंगे टीनिया कॉर्पोरिस, अगर बॉडी में कहीं पाया जाता है। इसी तरह से टीनिया यूरिस भी हो सकता है भाई, अगेन इट इज व्हाट, टीनिया यूरिस। अगर टीनिया यूरिस लिखा हो तो टीनिया यूरिस का मतलब है कि ग्रोइंस में, आपके ये ग्रोइंस में प्रेजेंट हैं, यानी ये इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है? ग्रोइंस में। इसी तरह से टीनिया पीडिया भी हो सकता है, टीनिया पीडिया। अगर टीनिया पीडिया है तो टीनिया पीडिया कहाँ पे होगा भाई? टीनिया पीडिया जब हमारे फुट में, जो पाँव के सबसे नीचे फुट वाला पोर्शन है, अगर वहाँ पे है, फुट या फीट आप जिसे कहते हैं, तो फुट या फीट में जब होगा तो इसको आप टीनिया पीडिया कहेंगे।
समझ में आ गया? यानी इन्फेक्शन के अलग अलग जगह हो सकते हैं और इसी हिसाब से आप इसको टीनिया, पीडिया, टीनिया, कैपिटिस, टीनिया, कॉर्पोरिस, टीनिया, यूरिस नाम दे सकते हैं। ये मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन कॉमन टर्म में इसको क्या कहेंगे? रिंग वॉर्म कहेंगे। तो इसके लिए एंटी फंगल बहुत सारी हमारे मार्केट में पाउडर अवेलेबल है जो नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। पर फिर भी अगर ये आपको हो भी जाए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और ठीक से एग्जामिनेशन करने के बाद ही मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। अभी हम लोगों ने पूरा ये इन्फेक्शियस कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस में ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट दिया है एनसीईआरटी में वो है इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद कैंसर वाले पार्ट आगे शुरू होंगे, ठीक है। तो आगे का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। तो ये कॉमन डिजीजेस हो गई। इसके बाद हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे और आगे के पोर्शन में कैंसर और एड्स वो अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो हम उसको भी अलग से पढ़ेंगे। हम अपने स्लाइड्स जो वीडियो लेक्चर हमारे बन रहे हैं इसको हम एनसीईआरटी पे फिक्स रखेंगे ताकि बोर्ड के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और नीट को स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। बाद में मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच।